नमस्कार प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम इंडिया गठबंधन में आ रही दरार पर बात करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन तकरीबन 2.5 साल पहले बड़े जोशो खरोश के साथ अस्तित्व में आया था। भाजपा और भाजपा के प्रति सद्भाव रखने वाले तमाम लोग इस गठबंधन को इंडी गठबंधन कह के संबोधित करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को संतुष्ट करते हैं। पर एक योजना के तहत विपक्षी नेताओं ने अपने गठबंधन के स्वरूप को इस तरीके से तैयार किया कि वो इंडिया के नाम से पुकारा जाए। इंडिया के नाम से पुकार भी लिया गया और ये गठबंधन अपनी इस सफलता पर मुग्ध है कि वो भले ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से न रोक पाया हो, पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश पाने से रोक पाने में तो सफल रहा ही। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी इस सफलता पर फूले नहीं समाते थे, लेकिन उनकी ये उपलब्धि 6 महीने में ही धराशायी होने की कगार पर आ गई। वजह इसकी रही कि जो कांग्रेस 99 सीटों पर इतरा रही थी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, उसे अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस बुरी हालत का सामना करना पड़ा, उसके चलते उस पार्टी और उसके नेता दोनों ही नेतृत्व की दृष्टि से कटघरे में खड़े कर दिए जा रहे हैं। और कटघरे में खड़े करने वाला मीडिया जगत नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के ही तमाम घटक दल हैं। शुरुआत ममता बनर्जी ने की। ममता बनर्जी को वैसे भी कांग्रेस का वजूद बंगाल में कुछ दिखाई नहीं देता है। चुनाव भी कांग्रेस के बगैर ही लड़ने के लिए ममता हमेशा बेकरार रही। अब वही ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस से इस गठबंधन का नेतृत्व होने वाला नहीं है और अगर सहयोगी दल तैयार हो तो मैं बंगाल में रहते हुए इस गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी ने इच्छा जताई, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। ममता बनर्जी की इच्छा को समर्थन देने के लिए तमाम घटक दल जिस तरीके से कूद कूद कर अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, वो हमें इस पर चर्चा करने के लिए बाध्य कर रहा है। समाजवादी पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और साथ साथ तेजस्वी यादव तक इस प्रस्ताव के समर्थन में अपने सुर मिला रहे हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई कांग्रेस अपनी आब खो रही है? क्या वाकई राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे न अपनी पार्टी संभाल पा रहे हैं और ना ही इस गठबंधन का नेतृत्व ही कर पा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को घेरने की कोशिश में यह नेता अपने ही गठबंधन को कमजोर तो नहीं करते जा रहे? सवाल महत्वपूर्ण है। इस सवाल का उत्तर लेने की कोशिश आज हम चर्चा में करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। गठबंधन के घटक दल जो इंडिया के हैं, वो जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उनको नसीहत देते हुए हमारा आज का विचार सूत्र है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि मित्र का सम्मान करो, पीठ पूछे उसकी प्रशंसा करो और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करो। महान विचारक अरस्तु ने क्या कमाल की बात जीवन के संदर्भ में कही थी। पर भारतीय राजनीति के अंतर्गत विपक्षी गठबंधन शायद इस विचार को पूरी तरीके से भुला चुका है। इसलिए चाहे सामने चाहे पीठ पीछे अपने ही साथियों को कटघरे में खड़ा करने की होड़ कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को भोतरा कर देती है। इस बात को जहन में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वह हमारे साथ है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, जिस कांग्रेस को लेकर सवाल है उस कांग्रेस के सुधी प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत जी। हमारे साथ में वर्ष बदगा प्रेम कुमार जी हैं, जो इस विषय पर तटस्थ राय देने के लिए मौजूद है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवरतन शर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करते हैं। उनकी पार्टी, उनके नेता और उनके नेतृत्व सब कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। क्या ममता बनर्जी की कहें, क्या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की कहें, क्या शरद पवार की कहें, क्या तेजस्वी यादव की कहें, क्या राम गोपाल यादव की कहें, सुरेश जी सभी लोग मानो भाजपा को भूल कांग्रेस के पीछे पड़ गए हैं, नरेंद्र मोदी को भूल मानो राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं। क्या समझ पा रहे हैं आप इसे देख सुनकर? बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई। एक तो अभी थोड़ा सा जल्दी जुड़ा हूं तो मैं आपकी पूरा वो नहीं सुन पाया प्रारंभिक उद्बोधन जी। एक तो मेरी आवाज मुझे मिल रही है तो ये थोड़ा ठीक करा दीजिए जी। तो आपका प्रारंभिक उद्बोधन का जो मैं सार समझ पाया हूं, जी जी जी, मैं आपके जो प्रारंभिक उद्बोधन का सार समझ पाया हूं
कि आप सब लोग इसमें परेशान हैं कि राम गोपाल जी ने कोई वक्तव्य क्यों दे दिया, ममता बनर्जी ने कोई इच्छा क्यों जाहिर कर दी, उद्धव ठाकरे जी ने कोई वक्तव्य क्या कैसे कह दिया, आपकी क्या नाम मेरे ख्याल से जो एक प्रामाणिकता की जो बातें हैं कि ये साहब फलाने ने ऐसा क्यों कह दिया, तेजस्वी जी ने ऐसा क्यों कह दिया, कांग्रेस ने ऐसा क्यों कह दिया। तो हमारी तो एक ही जवाब है कि हमारा एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जिसका नाम है, जिसमें सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। और हमारे गठबंधन में ऐसा है कि सब लोग नेतृत्व करने में सक्षम है। राहुल गांधी जी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी, तेजस्वी यादव साहब भी, अखिलेश यादव साहब भी, MK स्टालिन साहब भी, उद्धव ठाकरे साहब भी, शरद पवार साहब भी, ममता बनर्जी साहिबा भी। इसमें दिक्कत क्या है? जिसको बहुमत कहेगा, जिसको सर्वमत कहेगा वो लीड करेगा, एक बात। और दूसरी, यहां पर तो सामूहिक नेतृत्व की भावना है। किसी ने कहा कि मैं चेयरमैन हूं, मेरी बात मानो, कहा किसी ने? नहीं कहा ना। हम लोग बंगाल में एक दूसरे के सामने सामने लड़े, हम लोग पंजाब में एक दूसरे के आमने सामने लड़े, हम लोग हरियाणा में आप पार्टी हमारे साथ में नहीं लड़ी, हमारे पार्टी को निशर्त समर्थन हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने किया और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को निशर्त समर्थन आप पार्टी ने किया। इसमें कोई वो नहीं है। सच बात यह है कि ये सारा वितंडा जो है मूल मुद्दों से भटकाने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी, उनके साथियों का और उनकी क्या नाम साथी मीडिया का जो नोएडा में बैठा हुआ है, उनका एक प्रयास भर है जो फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि ये लोग संसद नहीं चलने देना चाह रहे। अब संसद नहीं चलने देना चाह रहे तो जिस आदमी ने 700 करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स पिछले 10 सालों में दिया, उसके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं कि सीट नंबर 222 से जो है साहब 50,000 रुपए मिले। वो सीट क्या बोलते हैं इनकी, हमारे सिंघवी साहब की है, सीट नंबर 222 से कितने हजार रुपए मिले। क्या मतलब है इस बात का? 50,000 रुपए मिले। फिर कहते हैं कि साहब वो जार्ज सरोस जो है देश विरोधी है, राहुल गांधी जी का उसके साथ फोटो है। हम कहते हैं भैया जार्ज सरोस जो है हमसे क्या लेना देना, उसको उठाओ, पकड़ो, वारंट लाओ, उसको गिरफ्तार कर लो, लेकिन संसद तो चलने दो गौतम अडानी के मुद्दे पर। हम तो चाहते हैं अडानी जी की जांच हो। उसके बाद फिर कहने लगेंगे नहीं 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 साहब वो RCCP का ये मामला है। अब जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने कहा नहीं साहब इंडिया गठबंधन में फूट है। तो हम एक चीज बता दें आपसे कि हम मुद्दों से भटकने वाले नहीं हैं। हम विभिन्न दलों का एक समूह है। हमारे यहां विचारधाराएं, विचार, मतभेद एक स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग है। हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन इससे भी हम इनकार नहीं करते कि हम लोगों की एकता चट्टानी रूप से एक है और नरेंद्र मोदी जी और उनके कुशासन को, मोदानी को, मोदी जी और अडानी जी के एक जो नेक्सस को खत्म किए बगैर हमारा गठबंधन बिल्कुल नहीं टूटेगा। आप चिंता मत कीजिए। हमारे गठबंधन की तो कोई बात ही नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी, हमें क्या चिंता होनी है? चिंता तो हमें आपकी हो गई है। और आपकी चिंता इसलिए हो गई है कि देखो आप कितना मजबूती के साथ, शाब्दिक रूप से बता रहे हो कि हमारी एकता चट्टान के रूप में मजबूत है, पर जब अडानी के खिलाफ बैठक बुलाते हैं इंडिया गठबंधन की तो उसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं होती है, समाजवादी पार्टी भी किनारा कर लेती है। और इंडिया गठबंधन में एका नहीं है, ये बात भाजपा या एनडीए नहीं बोल रहा है, कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर पा रही है, ये बात ममता बनर्जी ने कही है। ममता बनर्जी ने इच्छा जताई है कि अगर चाहे तो मैं बंगाल में रह के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकती हूं। तो मेरा सवाल इस बात को लेकर है सुरेंद्र भाई कि राहुल गांधी से तो पूरे देश के नेतृत्व की उम्मीद कर रहे हैं, आप भी और तमाम लोग भी, पर जो गठबंधन हुआ है विपक्षी दलों का, उनमें ही राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता कहीं संदेह के घेरे में दिखाई दे रही है। यह बात आपको दिखाई दे रही है, या आपको लगता है कि आप चले थे अडानी को घेरने में, पर अडानी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के लोग ही अपनी सुविधा अनुसार बंटते जा रहे हैं? इस खेल को क्या आप देख पा रहे हैं? हिमांशु भाई, आप बड़े विद्वान प्रस्तोता है, इनलाइटेड आदमी। तो आप तो शब्दों के जादूगर हैं। एक शब्द होता है ना, रुको मत जाने दो। तो रुको के आगे कॉमा लगा दो, रुको मत जाने दो। और उसके बाद जो है आप रुको मत के आगे कॉमा लगा दो, जाने दो, अर्थ बदल जाता है। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। तो आप लोग जो भी प्रभु की मूरत देखना चाहते हैं वो आपकी इच्छा। ममता बनर्जी साहिबा ने अगर ये कहा है
कि साहब हम गठबंधन का नेतृत्व करना चाहते तो इसमें बुरा क्या कहा। हम तो कहते कि हाँ बिल्कुल, जहां पर गठबंधन के सारे 37 दल हैं, 37 दलों में बहुमत के फैसले के साथ में नेतृत्व की वो हो जाएगी, उसमें कौन सी दिक्कत है। नंबर एक, नेतृत्व करने का अधिकार, नेतृत्व करने की मंशा, नेतृत्व करने का हक और नेतृत्व करने की इच्छा रखना सभी राजनीतिक दलों को क्या नाम होना चाहिए। इसमें कौन, ये हमारे यहां का एनडीए जैसे थोड़ी है कि खाता ना भाई जो चचा मोदी कहे सही। आप तो एनडीए में तो आप छोड़ दीजिए कि कोई और दल नेतृत्व की सोचे, भाजपा में ही कोई नेता और किसी नेतृत्व की सोचे तो आप बता दीजिए, किसी की हिम्मत हो, किसी की हैसियत हो, किसी का हौसला हो। अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता आएंगे, उनसे पूछ लीजिए कि मोदी जी के अलावा कौन, तो आपको बता देंगे। वो नहीं कर सकते। कारण क्या है कि उनके यहां लोकतंत्र नहीं है, गणतंत्र नहीं है, उनके यहां लाठी तंत्र है, उनके यहां डंडा तंत्र है, उनके यहां पर क्या नाम ऑटोक्रेसी है, उनके यहां पे डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। इसलिए वहां पर कोई बोल नहीं सकता है। तो वहां जो भी होगा वो चचा मोदी जो कहेंगे वही रहेगा। राजपूत जी हमें यह समझा रहे हैं कि देखो आप हमारे यहां की मत भिन्नता को लोकतांत्रिक स्वरूप में देखिए। यह हमारी नेतृत्व क्षमता पर सवाल नहीं है, बल्कि हमारे यहां पर जिस प्रकार से अलग अलग मतों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है उस पर मुग्ध हुई है। और अगर भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में एक व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार है तो उस व्यक्ति की यह नेतृत्व क्षमता नहीं है, वहां पर दहशत है, इसलिए कोई और नाम उभरता नहीं है। संजय चक्रवर्ती जी मेरे साथ जुड़ गए, उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसके कारण से इंडिया गठबंधन की एका पर सवाल उठ रहे हैं, अर्थात तृणमूल कांग्रेस का। तो संजय आप ही बताओ, दीदी का मन नहीं लग रहा क्या बंगाल में, या मुख्यमंत्री का पद खतरे में दिखाई दे रहा है जो दीदी ने बोल दिया कि मैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती हूं, या दीदी को लग रहा है कि देश को बचाना बड़ा जरूरी है। ये कांग्रेस या मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के भूते की बात नहीं है कि इनसे देश और गठबंधन बच सके, इसलिए ममता बनर्जी कुर्बानी देने को तैयार है और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जता रहे। थोड़ा रोशनी दीजिए ना हमें, सुरेंद्र राजपूत जी की बातचीत के आधार पर थोड़ा भ्रम निर्मित हो गया है, थोड़ा बताएंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन को सबसे पहले कोई लाइमलाइट में लाया था तो वो ममता दीदी थी और नीतीश कुमार जी थे जी। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के प्रयासों से ये इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन नाम भी जो है ममता दीदी ने दिया। इसके अलावा जब उनको भनक लग गई थी कि नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ जा सकते हैं तो नीतीश कुमार जी को संयोजक बनने से भी ममता दीदी ने रोका। लेकिन फल क्या मिला हम लोग, फल ये मिला कि हमारे साथ कांग्रेस ने गठबंधन बंगाल में नहीं किया और अधीर रंजन चौधरी को वो रोक नहीं पाए। अधीर रंजन चौधरी यहाँ तो दिल्ली में आकर के कुछ बोलते थे, लेकिन बंगाल में जाकर के वो गठबंधन नहीं, वहां ममता दीदी की लगातार वो खिंचाई करते थे, बुराई करते थे। तो यही वजह थी, हम लोगों ने 2 सीटें ऑफर भी किया था, लेकिन वो भी उसको कांग्रेस ने इनकार कर दिया और कांग्रेस ने खुद चुनाव वहां पे आकर के लड़ा। और हुआ क्या, हासिल क्या हुआ, अधीर रंजन चौधरी खुद जो है घर बैठ गया जाकर के। अब जो कि अब 1 साल करीब हो गया है, 1 साल के बाद भी जो है कई राज्यों में, बड़े बड़े राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम कम से कम लीड तो कर ही सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि खड़गे साहब का नाम भी जो है किसी ने अनाउंस किया था, तो वो ममता दीदी ने अनाउंस किया था कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद के लिए जो है आगे किया जाए। तो सारी चीजें हम ही लोगों ने किया था, लेकिन हम लोग की बात को हमेशा अनसुना किया गया। यही वजह है थोड़ा सा हम लोग अपने आप को किनारे महसूस कर रहे थे जी। अब जबकि कांग्रेस को इस समय लग रहा है कि एक मुद्दा, आप लगातार अडानी का मुद्दा लेकर के ही आगे बढ़ेंगे, तो अडानी के मुद्दे से आप जो है देश को आप एक तरफ एक नहीं कर सकते। इस समय देश के जो बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं उस मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ पाएगा। और ममता दीदी की जो है बहुत सारे एनडीए गठबंधन में भी जो है अच्छे संबंध है, उनके साथ वो आ सकते हैं, जो कांग्रेस की वजह से शायद नहीं आ रहे हैं। तो ये बात ही ममता दीदी ने भी कही थी कि हमारे साथ अच्छे संबंध है सबके साथ, तो हमारे पास जो है हमारी गठबंधन को बढ़ाने का हमें मौका मिल जाएगा। अरे संजय ये बताइए, ये जो बहुत अच्छे संबंध आपके तमाम लोगों से हैं, उनमें अडानी समूह के साथ में भी अच्छे संबंध शामिल है क्या? क्योंकि कांग्रेस तो बड़ी जोर शोर के साथ में अडानी समूह को निशाने पर लेने की कोशिश कर रही है
और इंडिया गठबंधन में सर्वाधिक मजबूती के साथ अगर इस लड़ाई में कोई सहयोग कर रहा है तो वो तृणमूल कांग्रेस है। इस समीकरण में कोई रोशनी देगी? अडानी की एक प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ममता दीदी ने उसको रिजेक्ट कर दिया जी। ये हम ही लोग थे जिन्होंने रिजेक्ट भी किया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जो है अडानी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये किसने कहा सपोर्ट करना? आप साथ खड़े होना और सपोर्ट करने में बड़ा फर्क होता है। हम साथ खड़े थोड़ी ना है किसी भी चीज को लेकर के। जो गलत है वो गलत है, वो कोई भी उसकी आवाज उठाएगा उसके हम उसके साथ है, सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमने कहा ना कि जिस समय मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो नेशनल लीडर के रूप में आडवाणी भी थे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, राजनाथ सिंह जी थे, आपके गडकरी जी थे, ये सारे लोग थे। लेकिन मोदी जी चूंकि मुख्यमंत्री 13 साल उनका अनुभव था तो इसलिए वो मुख्यमंत्री से वो प्रधानमंत्री बन गए। हमारा भी 13 साल का अनुभव है। और सबसे खास बात यह है कि हमने बीजेपी को पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा, उपचुनाव, विधानसभा हर जगह फटकरी दी। हमने जी जहर, नफरत की जहर का जो ये राजनीति है, हिंदू मुसलमानों की राजनीति है, उसको हमने बंगाल में पलटने नहीं दिया। तो यही वजह है कि हम चाहते हैं कि जो हमने बंगाल में करके दिखाया है वो पूरे देश में करके दिखाया। देश में करके दिखाया, संजय जी की दलील है। एक सवाल और लेता हूं संजय जी, राहुल गांधी से बड़ी उम्मीद बंधी है कांग्रेस को, आपको राहुल गांधी में कोई दमबम दिखाई नहीं दे रहा क्या? राहुल गांधी में संभावना नहीं दिख रही क्या? राहुल गांधी के अंदर वो आकर्षण आपको दिखाई नहीं देता जिसमें विपक्षी एकता का नेतृत्व करते हुए वह बीजेपी को अपदस्थ कर पाए? देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी का अच्छे नेता है, मैं बिल्कुल इसको डिनाई नहीं करता। राहुल गांधी एक अच्छे नेता है, अच्छे वक्ता है और पब्लिक के बीच में रहने वाले, आजकल काफी पब्लिक के बीच में रहते भी हैं, मैं उस बात को नहीं लेता। मेन चीज ये है कि आपके अंदर, आपके दल के अंदर नेतृत्व की क्षमता कितनी है। आप खुद जानते हैं 240 बीजेपी के जो सांसद है उसमें 121 तो कांग्रेसी है जी। इसका मतलब आपने अपने आदमी को अपने रोक नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन बना तो भोपाल में पहली रैली थी, आपने कमलनाथ की बात सुनने को रैली को रद्द करवा दिया। तीसरी बात जो है, आप गहलोत और सचिन पायलट की जो है युद्ध को आप समाप्त नहीं कर पाए। वहां राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, सिर्फ और सिर्फ आपसी फुटबॉल की वजह से हार गए। यही चीज हरियाणा में हुआ। तो जो आप अपने दल के लोग जो है, क्योंकि क्या होता है कि जब दल के अंदर से जब से फुटबॉल शुरू होता है तो अब आप देखिए इसमें बीजेपी और कांग्रेस का फर्क क्या है। बीजेपी ने क्या किया, मध्य प्रदेश जीता लेकिन शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, राजस्थान जीता तो उन्होंने वसुंधरा से राजस्थान को किनारे कर दिया, छत्तीसगढ़ जीता वहां पे किनारे कर दिया, हरियाणा में देखिए किनारे कर दिया। तो इस तरीके से बीजेपी एक तरीके से नए नेतृत्व को ऊपर लेके आ रही है और कांग्रेस वही पुराने नेतृत्व से ही जो है भरोसा करके बैठी हुई है। कांग्रेस को चाहिए अपना रिफॉर्म करे, नया कुछ लेकर के आए, नई चीजों को लेकर के आए। अडानी का मुद्दा रखे, निश्चित रूप से रखे, वो जरूरी भी है, लेकिन बहुत और भी बहुत कुछ है जो किया जाना चाहिए। संजय चक्रवर्ती सीधे तौर पे कह रहे हैं आपसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही, आप गठबंधन क्या संभालोगे? सुरेंद्र जी के बाद मैं फिर आऊंगा, लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसके साथ राहुल गांधी और कांग्रेस के संबंध बहुत अच्छे माने जा रहे थे, पर आजकल वो भी कुछ विपक्षी की भूमिका ही निभा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से ज्यादा कांग्रेस के संदर्भ में। तो आशीष जी आप बताएं, आप भी अचानक ममता बनर्जी में ही संभावना देखने लगे, क्या हो गया? देखिए, ऐसा एक लंबे समय से अगर आप देखें जो गठबंधन की पॉलिटिक्स रही, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व ने जो गठबंधन है उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया जी। अगर उसने बहुत सीरियसली लिया होता उस चीज को, जितनी एक राजनीतिक दूरंदेशी और एक राजनीतिक सूझबूझ का परिचय जिसकी अपेक्षा एक इतनी बड़ी पार्टी और जिसने इतने वर्षों से भारत पे शासन किया हो, उससे अपेक्षा की जाती है कि उसकी राजनीतिक परिपक्वता बाकी जो दल है उनकी बनस्पत कहीं ज्यादा होगी, ऐसा एक अपेक्षा हर एक व्यक्ति की रहती है। लेकिन आप देखिए कि जब ये राजस्थान में चुनाव में गए और मध्य प्रदेश में चुनाव में गए और हरियाणा में चुनाव में गए, तो जो इंडिया गठबंधन के इनके जो घटक दल थे उनके साथ जो इनको बैठक करके जो भी सीटें, जो भी आपसी सहमति बना करके देना चाहिए था वो हुआ ही नहीं और तीनों प्रदेश में हो गया।
तो जब तीनों प्रदेश में ऐसा हो जाता है तो जो जनता है, आप उसके नजरिए से अगर देखेंगे तो वो देखती है कि साहब आप कह तो रहे हैं कि एक गठबंधन है, लेकिन फिर जब आप चुनाव में जा रहे हैं तो आप आपस में सीटों का समझौता नहीं है, आप अकेले लड़ रहे हैं। मतलब फिर कांग्रेस वर्सेस एनडीए हो गया, राजस्थान में भी हो गया, आपका मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी वही चीज हो गई। अच्छा, तो इससे क्या हुआ कहीं ना कहीं, और जो इनका जो प्रदेश का नेतृत्व था कांग्रेस का, तीनों जगह पे मैंने देखा कि उसकी महत्वाकांक्षा जो थी वो इतनी ज्यादा बड़ी होती दिख रही थी कि जिसका असर जो है इनके केंद्रीय नेतृत्व के बाहर जा रहा। यदि केंद्रीय नेतृत्व इनका एक योजना बना रहा था, एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा था एक गठबंधन का, तो जो इनके प्रदेश के नेता होते थे वो इतनी बड़ी बयानबाजी कर देते थे कहीं ना कहीं कि जो बाकी जो दल हैं उस प्रदेश में जिनके सहारे आपको वहां लड़ना है, वो उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे थे जी। तो इसको चेक करने की जिम्मेदारी तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ही है। अगर हम लोग उस पर कुछ बोलेंगे तो फिर ये हो चेक रखना। और जो तीसरी चीज जो हार का कारण बनी, जो अभी हमारे टीएमसी के साथी ने भी कहा कि कांग्रेस के जो अंदरूनी जो लड़ाई थी वो बहुत उजागर होकर के बहुत क्लियरली सामने आ गई थी, चाहे वो राजस्थान रहा, मध्य प्रदेश रहा या हरियाणा रहा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कांग्रेस ने वक्त रहते अपनी अंदरूनी लड़ाई को सही कर लिया होता और जो गठबंधन के साथी हैं उनके साथ बैठक करके सीटों पे मजबूती से सबके साथ लेकर चुनाव लड़ लिया होता तो नतीजे बहुत अलग होते। हो सकता है तीनों जगह आज इंडिया गठबंधन की सरकार भी हो सकती थी, और यदि अगर किसी कारणवश नहीं होती तो जो अनुपात होता हार और जीत का वो बहुत छोटा। अच्छा, मेरे 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे से। कांग्रेस तो अपनी हार की वजह अमूमन ईवीएम बताती है, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते क्या? एक तो सवाल ये है, आप तो इनके फुटबॉल परस्पर सिर फुटबॉल इसको कारण बता रहे हैं, ये तो बताते हैं ईवीएम के कारण से हार बार जाते हैं। एक तो सवाल इस बात को लेकर है। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की बात है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है हो चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, एक 37 सीटों के साथ लोकसभा में है, दूसरे 29 सीटों के साथ में है। आपको लगता है कि नेतृत्व के लिए वो दमखम आप लोगों के पास है, वो ऑरा आपके पास है, वो स्वरूप आपके पास है जिसमें आप नरेंद्र मोदी की शख्सियत और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मुकाबला राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प के रूप में कर सकते हैं? वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस को खारिज करके कांग्रेस पर सवाल उठाकर आप अपने आप को स्थापित कर लेंगे? नहीं, देखिए, मंशा यहां कांग्रेस पे सवाल उठाने की नहीं। अगर आप राजनीति में हैं और यदि आप अपनी हार और अपनी भूल से सीख नहीं रहे हैं तो राजनीति में आपको होने का कोई औचित्य नहीं है। समझदार व्यक्ति कोई भी है जो जीवन में अपनी गलतियों से, अपनी हार से सीखे और फिर आगे बढ़े और आकलन करे कि कहां क्या चीज गलत गई और किस वजह से हम जो है सफल नहीं हो पाए। ये आकलन तो बहुत आवश्यक है, और जब तक आप आकलन नहीं करेंगे और अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर आगे बढ़ना और जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये जरूरी हो गया कि इतना आत्ममंथन तो जरूर किया जाए कि इन जो प्रदेशों पे जो हार हुई वो किन कारणों से। कुल मिला के कांग्रेस जिस तरीके से कमजोर हो रही है उसके कारण घटक दलों का विश्वास कहीं ना कहीं डिग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हमारे साथ में है, नाम उनका शिवरतन शर्मा है। शिवरतन जी, क्या खेल किए हैं जिसके चलते जो आपके खिलाफ लड़ रहे थे वो अचानक राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए दिख रहे हैं? किसका हाथ है इसमें? देखिए, हाथ तो किसी का नहीं है। मैं माननीय सुरेंद्र राजपूत जी को और संजय जी को बहुत गंभीरता से सुन रहा था जी। आप इनकी बातों को ही सुनेंगे तो इनकी बातों का ही विरोधाभास आपको सामने दिखेगा जी। माननीय सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि हमारी एकता चट्टान की तरह है जी। अभी इनकी एकता चट्टान की तरह है, वो लोकसभा और राज्यसभा में मुद्दों में दिख रही है। इनकी एकता कितनी मजबूत है वो अभी जो प्रदेश के चुनाव हुए, चाहे हरियाणा का हुआ, चाहे महाराष्ट्र का हुआ, चाहे जम्मू कश्मीर का, वहाँ इनकी एकता दिख रही है। तो वास्तव में कहीं कोई एकता है नहीं। समय के अनुसार ये लोग प्रयास करते हैं सीटों का तालमेल करने का जी। ना कोई कॉमन मिनिमम इनके पास प्रोग्राम है और ना ही कोई
ऐसी योजना है जिसके माध्यम से काम कर सके। और माननीय संजय जी ने कहा कि राहुल जी बड़े अच्छे नेता हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस की उन्हें कमजोरियां गिना दी कि वो अपनी पार्टी की को एक नहीं रख सके, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में जो बिखराव था उसको ठीक नहीं कर सके। अरे भाई, अगर अच्छे नेता हैं तो अच्छे नेता का गुण तो यही है कि अपनी पार्टी को एक सूत्र में बांधकर एक दिशा में काम करा सके। तो ये विरोधाभास आपकी बातों से ही स्पष्ट हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्ता को प्राप्त करने के लिए एक होते हैं, और थोड़ी सी एक प्रांत में इनको सत्ता मिलती है, विशेषकर कांग्रेस को, तो अपनी सहयोगी पार्टी को कैसे हम कमजोर करें, इसके लिए तत्काल कांग्रेस लग जाती है। लोकसभा का रिजल्ट थोड़ा सा आया, ठीक आया इनको, तो इन हरियाणा में किसी पार्टी को पूछा ही नहीं। यूपी में इनको रिजल्ट ठीक आया था लोकसभा का, तो सपा ने कांग्रेस को यूपी में भी उपचुनाव में पूछा ही नहीं। तो कहीं कोई वैचारिक पृष्ठभूमि होती तो एक होते, ना विचार में एक है, ना कार्य पद्धति में एक है। तो ये गठबंधन तो पर मेरा सवाल थोड़ा दूसरा तरफ जाता है शिवरतन जी। आप इंडिया गठबंधन को कभी अहमियत देते हुए दिखते नहीं थे। आप तो इसी में खुश हो जाते थे कि अपने अलायंस को एनडीए के रूप में पुकारा जाए, तो आपको ए का मतलब अलायंस दिखाई नहीं देता था। पर इंडिया गठबंधन के साथ में अगर अलायंस शब्द जुड़ के बोला जाता है इंडिया, तो आप उसे बताते थे इंडिया है, इंडिया अलायंस है। तो ये आपका भय साफ दिखाई देता। पर कुल मिलाकर उस गठबंधन ने आपको लोकसभा चुनाव में एक पार्टी के स्तर पर स्पष्ट जनादेश पाने से रोक दिया। वो गठबंधन इस समय नई मजबूती की ओर आपको दिखाई दे रहा है, या आप राहत की सांसें ले रहे हैं? जिसने हमें निपटा दिया था वो निपटने के कगार पर पहुंच रहा है। क्या कहते हैं शिवरतन जी? देखिए, लोकसभा में हमको मुख्य रूप से 3 प्रांतों में नुकसान हुआ था जी। यूपी बड़ा नुकसान हुआ था, दूसरे में राजस्थान था, तीसरे में महाराष्ट्र था जी। महाराष्ट्र में अभी जो इलेक्शन हुए, सपा को छोड़ करके पूरा गठबंधन उनका एक साथ था। रिजल्ट आपके सामने है। हरियाणा का रिजल्ट आपके सामने है। एक बार कहीं किसी विषय पे धोखा मिल गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि भारत का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल गया। हरियाणा में 5-5 की स्थिति आ गई थी ना, आज हरियाणा में हम पहली बार मेजॉरिटी के साथ हैं। तो ये गठबंधन, जब तक कोई भी गठबंधन तब तक सफल नहीं होता जब तक कहीं वैचारिक पृष्ठभूमि थोड़ी बहुत ना मिलती हो, थोड़ा बहुत गठबंधन की पार्टियों में त्याग की भावना ना हो, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भाव ना हो, तब तक गठबंधन नहीं चल सकता। और यहां तो सबका एक दूसरे के प्रति अविश्वास है। अच्छा, एक बात बताइए, एक रोचक बात। जो गठबंधन नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को हटाने के लिए एकजुट दिखाई देता था, वो गठबंधन गौतम अडानी के मुद्दे पर विरोध को लेकर या अडानी समूह को लेकर बटा हुआ सा दिखाई दे रहा है। इस पर आपका कहना क्या है? देखिए, आज की तारीख में माननीय राहुल गांधी जी का भाषण का प्री विषय होता है कि मोदी की सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। जी। मैं आपसे ही पूछता हूं, अडानी और अंबानी ने उद्योग जगत में जो प्रगति की है, क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीरियड में की है? क्या इनके जो उद्योग चल रहे हैं, क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही चल रहे हैं? क्या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के अन्य दलों की जहां सरकार है वहां इनके काम धाम नहीं चल रहे हैं? क्या एक नैरेटिव ये खड़ा करने का प्रयास किया था राहुल गांधी जी ने कि ये उद्योगपतियों को समर्थन करने वाली सरकार है, और इनके गठबंधन के लोगों ने ही उस बात को अस्वीकार किया। जी। तो गौतम अडानी हो या अंबानी हो, ये बीजेपी की सरकार के पीरियड में भी आगे बढ़े और कांग्रेस के और अन्य दलों की सरकार के पीरियड में भी उनका उद्योग बढ़ा है। ये बात समझने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर अपने मुद्दों के आधार पर बिखर रहा है इंडिया गठबंधन। क्या वाकई ऐसा है? प्रेम कुमार जी मेरे साथ में हैं। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी?
मुद्दे के स्तर पर चूक रहे हैं राहुल गांधी, खड़गे जी और कांग्रेस, इसलिए नेतृत्व का संकट खड़ा हुआ, या क्षमता ही नहीं है नेतृत्व करने की? ना अपनी पार्टी संभलती है तो इतनी पार्टियों को कैसे संभालते, जिसमें 37 राजनीतिक दल दिख रहे हैं? तो इसमें अचरज की क्या बात है? ये तो होना ही था जो होता हुआ दिख रहा है। आपकी दृष्टि क्या कहती है? शुक्रिया हिमांशु जी। पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन है क्या। जी, इंडिया गठबंधन एंटी भाजपा पॉलिटिक्स का एक सेंटर है जी, और भाजपा विरोधी मतों का एक जगह चुंबकत्व कहां है तो वो इंडिया गठबंधन और अघोषित रूप से उसके नेतृत्वकर्ता कांग्रेस के इर्द गिर्द है। जी। पहले भी तीसरा मोर्चा होने की कोशिश होती थी लेकिन नहीं हो पाता था। इस बार तो तीसरा मोर्चा बात ही खत्म हो गई, क्योंकि उसका कारण बीजेपी विरोधी मतों का एक जगह इकट्ठा कैसे हो, ये चिंता, जरूरत जो समझ लीजिए वो थी। और इसके बाद भी इंडिया गठबंधन ने परफॉर्म किया कि कोई नेतृत्व नहीं है, या जो आलोचनाएं आज हो रही है तब भी थी जब इंडिया गठबंधन बन रहा था। और उस उन आलोचनाओं के बावजूद, जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, मध्य प्रदेश वाली बात और सब कुछ, इसके बावजूद आप लगातार थक नहीं रहे थे बोलते हुए कि हम इंडिया गठबंधन है, एक हैं। उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन लड़े उसी इंडिया गठबंधन के नाम पर। तो ये इंडिया गठबंधन क्या है? कांग्रेस थोड़े इंडिया गठबंधन। स्वयं समाजवादी पार्टी भी उसका हिस्सा है, आम आदमी पार्टी भी उसका हिस्सा है और तृणमूल कांग्रेस भी हिस्सा है। जिस तरीके से जहां इस पैनल में सुरेंद्र राजपूत भी मजबूर दिख रहे हैं, वैसे ही मजबूर कांग्रेस नेतृत्व है। जितना हिम्मती समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां दिख रहे हैं या तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता दिख रहे हैं, उतने ही हिम्मती उनके पार्टी के लीडरशिप भी। लेकिन सोचना पड़ेगा हिम्मत क्या है। सुरेंद्र राजपूत का मौन हिम्मत है कि इनका आक्रमण और इनकी निंदा में हिम्मत? भाई कहां थे ममता बनर्जी जी? कहां थी चुनाव के समय में? बंगाल में सिमट गई। उस समय नेतृत्व की जरूरत सबसे ज्यादा थी ना लोकसभा चुनाव के समय में। उस समय वो इंडिया गठबंधन नाम दे करके वो चली गई। नीतीश कुमार तो पाला ही बदल गए। और आज जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, बंगाल में जहां उनकी मजबूती है, अभी कोई विधानसभा चुनाव होने वाले नहीं है, तो नेतृत्व की जरूरत आ पड़ी है। ये प्रश्न कांग्रेस से नहीं है, ये प्रश्न उनका अपने से है। कहां थी अब तक समाजवादी पार्टी को? लेकिन ये सब बात जब हम अलग से बोलते हैं तो इससे ये मुखरित होता है कि इंडिया गठबंधन परस्पर लड़ रहा है। लेकिन हम ये बात कहते हैं आज भी, परस्पर लड़े, परस्पर अविश्वास हो या जो भी हो, लेकिन जो एंटी भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिक्स है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे और तीसरे जगह पर हो, कांग्रेस तो अलग से जहां रहती है वहां रहती, तो उन सब की जरूरत एंटी बीजेपी वोटों का पोलराइजेशन है और उसका नाम है इंडिया गठबंधन। कभी कांग्रेस ने दावा नहीं किया कि हम नेतृत्व करना चाहते। नेतृत्व खुद ब खुद उनके पास आ गया घोषित रूप से, क्योंकि सब लोग भाग खड़े हुए नेतृत्व करने से। भाई चुनाव चोरी का आरोप कौन नहीं लगाता? ईवीएम का ही सवाल नहीं। चुनाव चोरी का आरोप अखिलेश यादव भी खूब लगाते हैं। क्यों हार गए विधानसभा चुनाव? पूरा जीतने के पूरे आसार। वहां भी उनकी भी संगठनात्मक कमजोरी रही होगी, या चुनाव चोरी रहा होगा, या नेतृत्व में कमी रही होगी। आकलन करना होगा ना। जैसे कांग्रेस हार गई हरियाणा चुनाव, वैसे यूपी का चुनाव समाजवादी पार्टी भी हार गई। तो ये सारी बातें कांग्रेस बोल नहीं सकती। सुरेंद्र राजपूत जी वो बात नहीं बोल सकते जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पार्टी से संबद्ध नहीं हूं। सुरेंद्र राजपूत मजबूर हैं और ये दोनों बहादुर हैं, बोल रहे हैं कांग्रेस पर। जी अच्छा, ये दोनों बहादुर हैं वो तो ठीक है, पर कांग्रेस की कमजोरी को आप कोई विषय नहीं मानते क्या? क्या आप नहीं मानते हैं कि जीती हुई बाजी समझी जा रही जो बिसात थी, उसको सिरे से हारने के कारण ये सवाल खड़े हुए हैं? अगर कांग्रेस ने हरियाणा को जीता होता तो क्या प्रेम कुमार जी मानते हैं ये सवाल इस तरीके से सामने खड़ा होता? क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस ने इतना बुरा प्रदर्शन किया होता तो आपको लगता है ये सवाल
उठकर सामने आया होता। क्या आप नहीं मानते हैं कि कांग्रेस की चुनाव में निरंतर पराजय उसके नेतृत्व को सवालों के दायरे में ले आती है? संसद के अंतर्गत जिस जिद के साथ में राहुल गांधी केवल अडानी और अडानी पर अटके हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि यह कहीं ना कहीं सहयोगी दलों में बेचैनी पैदा कर रहा है और इसके चलते ये स्वर निकलकर ऊपर आ रहा है? चाहे वो शरद पवार का है, चाहे वो तेजस्वी यादव का है, चाहे वो ममता बनर्जी का है। क्या आपको मामला इतना सरल सा दिख रहा है? देखिए, इसका उत्तर भी महाराष्ट्र से ही मिलता है। महाराष्ट्र में जब ये घोषणा कर दी गई थी कि हम सत्ता में आएंगे तो अडानी के 1 लाख करोड़ के वो धारावी प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे, तो जब किसी उद्योगपति का 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट जा रहा होगा तो 20,000 करोड़ रुपया खर्चा करने में उसको क्या जाता है? नोट मिल रहे थे ना मार्केट में, बीजेपी नेताओं के आसपास ही तो नोट मिले, वो हुआ। तो आप देखेंगे वहां 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट कांग्रेस और एनसीपी मिलकर के लाती है और अजित पवार को भाई उन सबसे ज्यादा वोट सीट मिल जाती, जब उसका 1/3 वोट नहीं मिलता। तो ये वोटों का जो संकेंद्रण है, इसको आप रणनीति भी मान सकते हैं कि बीजेपी की ने रणनीति बनाई होगी, और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, जो 118 बूथों पर 25-25 हजार वोट बढ़े हैं, वो जो अंदर खाने भी कुछ खेल हुआ है, वो भी मान सकते हैं। तो इस तरह की चीजें कांग्रेस और बीजेपी जब परस्पर आपस में लड़ती है तो कांग्रेस से निपटना बीजेपी के लिए आसान है। भाई 10% वोट ज्यादा ला, हरियाणा में भी कांग्रेस हार जाती है, 2% वोट ज्यादा ला करके बीजेपी पूरा पार हो जाती है, बहुत बड़ा बहुमत लेकर आती है। 74 सीटों पर कांग्रेस पोस्टल बैलेट में आगे रहती है, गिनती में हार जाती है। तो कांग्रेस को हराना तंत्र के मदद से बहुत आसान है। कांग्रेस तो बटी हुई है, कांग्रेस तो पिछड़ी हुई है, कांग्रेस तो लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस तो गांधी परिवार है, कुछ भी नैरेटिव बोल सकते हैं, कांग्रेस को हरा दीजिए, चाहे जितना भी तंत्र का उपयोग कर। तो प्रेम कुमार जी, आपकी बात से ऐसा समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी और भाजपा परस्पर मिले हुई हैं। भाजपा बोलती तो बहुत है ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता जी भी बोलती भाजपा के खिलाफ बहुत है, पर विधानसभा में एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाती है, जबकि वोटों के स्तर पर ऐसी सेटिंग की गुंजाइश रहती है, ऐसा आपके तर्क से लग रहा है। तो ये बंगाल में क्या चल रहा है, इस पर भी आपकी दृष्टि आ ही जाए। देखिए, इसका जवाब झारखंड से ले लीजिए। झारखंड में भी ऐसी स्थिति थी, पूरी कोशिश हुई, लेकिन हेमंत के सामने तंत्र कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा। भाई हरियाणा में नहीं पड़ा, महाराष्ट्र में नहीं पड़ा, ममता जी के सामने भी नहीं चलता है। और ममता जी को तो बीजेपी चाहिए, बीजेपी नहीं रहेगी तो ममता जी की पॉलिटिक्स कैसे होगी? बीजेपी को भी ममता जी चाहिए, उनकी पॉलिटिक्स का डायरेक्शन डिफरेंट तरह से होता है। ये राजनीति ये है। तो प्रेम कुमार जी तो कमाल की बात लेकर आ गए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके तो सारे संकट ममता जी बीजेपी के इशारे पर पैदा कर रही हैं, ऐसा प्रेम कुमार जी का निष्कर्ष है। और आपके घटक दलों के चट्टानों की तरह मजबूती से जुड़े हुए लोग आपकी क्षमता पर, आपकी योजना पर, आपके मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं आपसे अपना घर नहीं संभलता है, आप पूरे मोहल्ले की चौकीदारी का जिम्मा क्यों संभाले हुए हैं? कुछ कहेंगे सुरेंद्र जी? फिर से मैं एक ही बात कहता हूं। पहली बात तो इस पूरे अगर डिबेट में आप देखें एक निष्कर्ष निकला, जैसे हिमांशु जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने, प्रस्तोता ने निकाला कि साहब कांग्रेस सिर्फ अडानी के पीछे पड़ी हुई। पता नहीं कहाँ दृष्टि चली गई हिमांशु जी की कि जब हम संभल जा रहे थे तब हिमांशु जी को दिखाई नहीं दिया जी, बड़ा मसला हो गया। गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर नहीं दिखाई दिया हिमांशु जी को, जब प्रशासन ने साफ साफ मना कर दिया राहुल गांधी जी को, और राहुल गांधी जी ये कहते रहे कि भाई मुझे पुलिस की गाड़ी में ले जाओ, तो वहां क्या संभल में अडानी जी को पकड़ने जा रहे थे? हिमांशु जी को तब भी ये नहीं दिखाई दिया कि जो बॉर्डर के किसान 101 के जत्थे में आ रहे हैं उनको रोकने के लिए जो की लाठी डंडे सारे, और इसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पूरे इंडिया गठबंधन के साथ इस मुद्दे को, बात को उठाने की बात कर रही है, लेकिन संसद ही नहीं चलने दे रहे हैं ये लोग। और उनके जो साथी बाराती, मैं फिर से बताऊं, मैं हिमांशु जी के आपके चैनल के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हाँ, नोएडा में एक बहुत बड़ा वर्ग है, मोटा मोटा है ऐसे बफर जोन, जो
चाहता ही नहीं है कि बाकी मुद्दे उठें, जो चाहता ही नहीं है कि सदन चले, जो चाहता ही नहीं है कि कोई बात हो, क्योंकि सदन से इनको डर लगता है। पहले कमजोर सदन थी, इंडिया गठबंधन या विपक्षी दल के ज्यादा सदस्य नहीं थे। इस बार मजबूत सदन है भाई, 100 के हमारे हैं, 37 समाजवादी पार्टी के हैं, एक बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के हैं, शरद पवार साहब के हैं, अपना स्टालिन साहब के हैं, या उद्धव ठाकरे साहब के हैं ना दल हमारे पास। चर्चा से भाग रहे हैं। सदन में चर्चा संभल पर भी एक दिन के लिए करने की कोशिश की इन लोगों ने, लेकिन बाकी सारे समय में जिस तरीके से जगदीप धनखड़ आज की डेट में लगातार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, ये हिमांशु जी को नहीं दिख रहा है। तो हम खाली अडानी के मुद्दे पे नहीं, लेकिन हां, अडानी का मुद्दा इसलिए गंभीर है हिमांशु जी कि आप भी संकट में हैं। देश तो संकट में है ही, यकीन कीजिए आप भी संकट में हैं। और जो लोग भी अडानी को बचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र, वो भी संकट में हैं, क्योंकि वो भी एमपी एमएलए इसके बाद नहीं बन पाएंगे। अडानी का ही कोई प्रतिनिधि एमपी एमएलए बनेगा और अडानी प्रधानमंत्री पद के लिए सीधे सीधे आ जाएगा। तो आज अगर हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो इस मुद्दे का सपोर्ट कीजिए। बाकी रही हमारे आंतरिक मतभेदों की, तो हम अपने आंतरिक मतभेद स्वयं सुलझा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन क्या है कि हम एक चीज के लिए तय है कि लोकतंत्र के लिए सारे के सारे दल बजिद हैं, संविधान को बचाने के लिए सारे के सारे दल बजिद हैं, लेटरल एंट्री के खिलाफ सारे के सारे दल बजिद हैं, आरक्षण के लिए सारे के सारे दल बजिद हैं, नल के अधिकार के लिए, नील के अधिकार के लिए, कोल के अधिकार के लिए, भील के अधिकार के लिए, आदिवासी के, महिला के, सबके अधिकारों की संपन्नता के लिए सारे दल बजिद हैं। मणिपुर को सभी लोग चाहते हैं कि उसकी समस्या का समाधान हो। ये सारे के सारे दल इन सारे मुद्दों पर एक हैं, बाकी बातें हमारी चलती रहेंगी। अरे सुरेंद्र भाई, मामला इतना सरल नहीं है ना। देखो ना कितने मजबूती के साथ में सम्माननीय संजय चक्रवर्ती साहब और कितने आदर और सम्मान के साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब ये बता रहे थे कि सब कुछ ठीक है, पर आप में अपनी पार्टी संभालने का दम नहीं है, आप लोगों से अपनी पार्टी संभलती नहीं है, और इस कारण से ये उम्मीद नहीं जगती कि आप गठबंधन संभाल पाओगे। सीधे सीधे तौर पर माननीय संजय चक्रवर्ती बता रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी को तो संभाल नहीं पाते, ये क्या गठबंधन चलाएंगे। और उधर मेजर आशीष चतुर्वेदी अपनी पुरानी टिप्पणियां बता रहे थे, ये अखिलेश वखिलेश कौन है, उसी के संदर्भ में था, वो रैली रद्द कर दी। आप सुन रहे थे ना, आपके साथ में ही तो बैठे हुए दाएं बाएं में। आपको नहीं लगता है कि आपकी नेतृत्व क्षमता सवालों के घेरे में है? कुछ ऐसा करने की जरूरत है ताकि इनको समझ में आए ये प्यादे ही हैं, वजीर तो राहुल गांधी ही हैं या खड़गे जी ही हैं। अरे आपके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि आप इनको प्यादा और हमको वजीर बनाना बताना इसीलिए तो चाह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि प्यादे और वजीर का अंतर। हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, सामूहिक नेतृत्व है। रही बात, मैंने तो कहा ना, हमारे यहाँ हर दल को बोलने की आजादी है। हमारे यहाँ वो जो पंडित जी है ना, अभी भाजपा वाले बड़े विद्वान प्रवक्ता है हमारे, उनकी तरीके से नहीं है कि वहां पर खाता ना भाई जो चचा मोदी कहे वही सही। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम आपसे फिर से एक बात कहते हैं, अगर कहीं को हमारी हार हुई है तो उसका भी विश्लेषण हम भी करेंगे, हमारे सहयोगी दल भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हम आगे आने वाले समय में जो नेतृत्व की बात है, नेतृत्व को लेकर के हमारे यहां कोई परेशानी ही नहीं है। हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं। जिन लोगों को भी परेशानी दिख रही है, जिनकी बातों से परेशानी दिख रही है, उनके बड़े नेताओं की बात पूछिए ना जाकर के, चाहे वो राम गोपाल जी से पूछिए, अखिलेश यादव। परसों मेरी मुलाकात हुई अखिलेश यादव जी से, 1.5 घंटा हम लोगों की बातचीत हुई। वहां पर तो सीधा इंडिया गठबंधन हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था। अरे लेकिन सुरेंद्र भाई, क्या है कि आपसे तो 1.5 घंटे मुलाकात कर लिया अखिलेश यादव, पर खबर है कि संसद भवन में बगल की सीट पर 2 मिनट के लिए भी आने को तैयार नहीं हो रहे राहुल गांधी के अखिलेश यादव, क्योंकि आपने लोकसभा वोकसभा में तो सीट देते नहीं हो, संसद में भी सीट नहीं दी है। इस बात की बड़ी खबरें हैं, इस बार भी कुछ कह ही दो। बड़े मसले हैं आप लोगों के साथ में। मैं फिर से कहता हूं कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, एक जगह पे हम लोगों की मुलाकात हुई, तो हम तो वहां पर बिल्कुल सही थे, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं थी। बाकायदा पूरा मीडिया ने उस चीज को कवर, पूरा मीडिया ने उसको कहा। मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए आना चाहता हूं। संजय चक्रवर्ती साहब, सुरेंद्र राजपूत जी सिरे से खारिज कर रहे हैं, नेतृत्व का कोई मसला ही नहीं है, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। आप इत्तेफाक रखते हैं या वो लगता है कि इंडिया गठबंधन को अगर प्रभावी होना है
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से देश को बचाना है, एनडीए को अपदस्थ करना है, तो बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी के हाथ में कमान सौंपी जाए। जैसे बंगाल से भाजपा साफ की जा रही है, वैसे देश से भाजपा साफ की। देखिए, अभी मैं पहले तो एक भाजपा के प्रवक्ता ने जो बोला था कि नेता नेतृत्व की बात, तो इनको मैं डिफाइन कर दूं, नेता अलग होता है, नेतृत्व अलग होता है। नेता अच्छा हो सकता है लेकिन वही नेतृत्व भी अच्छा करेगा ये नहीं हो सकता। दोनों में बड़ा फर्क है, अंतर है, ये समझ लीजिएगा जी। पहली चीज। दूसरी बात, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दल ने लोकसभा या विधानसभा के चुनाव लड़ा हो और उसके बाद उस दल से कोई नेता चुना गया हो। ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जब बहुमत से नीचे आई तो इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी बैठक होती है जिसमें नेता चुना जाता है, वो नेता नहीं चुना गया। अगर नेता चुना गया होता तो शायद नरेंद्र मोदी नेता चुना नहीं जाते, कोई और नेता चुना जाता। इन्होंने क्या किया, सामूहिक रूप से एनडीए की एक बैठक बुला ली और एनडीए में पहले से ही तय था कि सब लोग मिलकर के नरेंद्र मोदी की जो है बजाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन आंतरिक लोकतंत्र न होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी अपने दल से स्वीकार्य नेता नहीं है। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये हमारे यहाँ पे है, इस गठबंधन में है कि हम लोग आपस में मिलकर के, चाहे कितना भी कोई बात हो, इंडिया गठबंधन है, था, रहेगा। ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। और यही भी मैं बता दूं कि मैंने ममता दीदी के नेतृत्व में कुछ एनडीए के छोटे मोटे दल और भी हैं जो हमारे संपर्क में है। अगर हमारे पास नेतृत्व के लिए हमारे पास मौका मिलता है तो शायद कुछ दल हमारे पास आए और फायदा होगा, हम लोगों को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस से थोड़ी दूरी बना करके रखना चाहते हैं अपनी राजनीति की वजह से, लेकिन ममता दीदी से उनको कोई समस्या नहीं है। अच्छा संजय, एक बात बताओ, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है, तो इसी पर हम इस कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपने बताया कि वो एनडीए के नेता चुन लिए गए नरेंद्र मोदी, भाजपा में उन्हें नहीं चुना जाता। और सुरेंद्र राजपूत जी ये कह रहे हैं कि अगर इनके पास में संख्या हो तो वो अपना नेतृत्व कर ले इंडिया का। या ममता बनर्जी का जो सम्मोहन है, जो आकर्षण है, वो नेता भी हैं और नेतृत्व क्षमता भी है। तो जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं उसमें नेता का चुनाव कब करवा रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जी कह चुके हैं कार्यक्रम में कि संख्या दिखा लें और कर लें। कब करवा रहे हैं? संख्या का मतलब नहीं होता। अगर संख्या का मतलब होता तो अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सुशील कुमार शिंदे जी वो चीफ मिनिस्टर बने हुए थे। तो बात तो संख्या की नहीं होती है, बात नेतृत्व की होती है। बात ये होती है कि ये सांप्रदायिकता की जो जहर जो चल रहा है इस पूरे देश में, कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, गड्ढा खोदा जा रहा है। अरे तो कम से कम अपने 600 कार्यालय खुल चुके हैं, उन कार्यालयों के नीचे भी खुदवा के देख ले, हो सकता है एक आध मंदिर वहां पे भी निकल जाए। तो ये भी जरूरी है। अपने अपने जितने भी भक्त लोग हैं, भक्त लोग भी अपने अपने घरों के नीचे गड्ढा खुदवा के देख ले, शायद हो सकता है एक आध मंदिर वहां पे भी निकल आए। ये सब मस्जिद के नीचे ये ढूंढ रहे हैं। ये बंगाल में हम लोग नहीं चलने देते। बंगाल में वही चलता है, वही जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और यही वजह है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए बंगाल इस समय शांत पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही कोई चुनाव की घबराहट होती है तो बंगाल में हिंसा दौर शुरू हो जाता है, मारपीट शुरू हो जाती है, जुलूस निकलने शुरू हो जाते हैं। अब शांत पड़ा हुआ है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके से। तो ये सब के सब प्रायोजित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी, ये प्रायोजित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के। मुझे आखिरी दो टिप्पणी चाहिए, एक सुरेंद्र राजपूत जी से चाहिए क्योंकि उनके संदर्भ में मैंने कुछ कहा था, वो शायद उस पर कुछ कहना चाह रहे, तो सुरेंद्र राजपूत जी की बात सुनेंगे। देखिए, एनडीए और इंडिया में एक मूल अंतर ये था कि एनडीए का गठबंधन चुनाव के पूर्व हुआ और एनडीए ने माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। इसलिए जब लोकसभा में नेता चुनने की बात आई तो एनडीए गठबंधन ने माननीय मोदी जी को चुना, क्योंकि एनडीए गठबंधन चुनाव के पूर्व गठित हो चुका था। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, लोकसभा चुनाव में ही आप बिखरे हुए थे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ रही थी, वामपंथी अलग लड़ रहे थे, केरला में अलग लड़ रहे थे, तो आपका गठबंधन बिखरा हुआ था। दूसरा, माननीय संजय जी ने एक बात कही, अच्छा नेता और नेतृत्व। अच्छा नेता वही होगा जो अपने पार्टी का अच्छे ढंग से नेतृत्व करके उस पार्टी को आगे बढ़ा सके। अगर नेतृत्व करके पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है तो अच्छा नेता नहीं होगा।
माननीय सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि भाई हिमांशु जी आपको खाली अडानी दिखता है, संबल नहीं दिखता। तो मैं खाली सुरेंद्र राजपूत जी को बता दूं कि संबल की जिस दिन लोकसभा में चर्चा हुई शून्यकाल में, माननीय अखिलेश जी ने उस मामले को उठाया। इत्तेफाक ये था कि उस दिन मैं भी दर्शक दीर्घा में लोकसभा में बैठा हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने उस समय लोकसभा का बायकॉट किया हुआ था, बहिर्गमन किया हुआ था। तो कुल मिला के ये शिवराज जी का कहना है, लेकिन कुल बातचीत का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष सीधे तौर पर दिखाई ये देता है कि जिस इंडिया गठबंधन की अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित थी कि वह भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एकजुट होकर मुकाबला करेगा, 2.5 साल के भीतर ही अब वह उस लड़ाई को भूलकर परस्पर लड़ाई में व्यस्त दिखाई दे रहा है। नेतृत्व के मसले पर उठाए जा रहे सवाल सीधे तौर पर कांग्रेस को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को खारिज करके क्या नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ना बाकी दलों के बस में है? सवाल है। आने वाले समय में इसका उत्तर मिलेगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्वलंत राजनीतिक विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। सब एक दूसरे को अपनी हैसियत बताने में लगे हैं, तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से 4 लाइनें मिली। उन तमाम दावेदारों को हमारी ये 4 लाइनें समर्पित है। जो चाहे जिस पर इसे लागू कर सकता है। तो इसके संदर्भ में कवि कहता है कि गजल गाना कौवे के बस की बात नहीं होती, कि गजल गाना कौवे के बस की बात नहीं होती, जुगनू के दम पर पूनम की रात नहीं होती, और बदली जानती है कि उसे कहां बरसना है, मेंढक के टर्राने से बरसात नहीं होती। तो कुल मिलाकर अब जो जिसके संदर्भ में जैसा दावा करना चाहे और जो जिसको जितना नीचा देखना चाहे, मर्जी आपकी। पर सवाल यह है कि आखिर देश में स्वस्थ लोकतंत्र की दृष्टि से राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी बखूबी कब निभाएंगे? इसी के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।